तो मैं उसी को शेयर कर रही हूँ। क्या सबको दिखाई पड़ रही है ये? सभी लोग देख पा रहे हैं इसको? यस मैम। यस मैम। इसकी यस मैम। सब लोग देख ले रहे हैं ना? हाँ चलो ठीक है। तो फिर हम लोग अभी क्या क्या टॉपिक कवर कर चुके हैं। रियोलॉजी देखो, बुक्स पढ़ाने में ये रहेगा ना कि आप लोगों को जो जो पॉइंट अनकवर्ड रहते हैं स्लाइड में, वो ये सब यहाँ कवर हो जाएंगे। तो रियोलॉजी मैंने आप लोग को डिस्कस कर दी है। रियोलॉजी में कई सारे डेफिनेशंस मैंने डिस्कस कर दी, जैसे कंसेप्ट ऑफ विस्कोसिटी है, क्या होता है, ये सब चीजें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। और शेयर स्ट्रेस क्या होता है, देखो जहाँ पे सेकंड पेज में मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जहाँ लिखा हुआ है विस्कोसिटी, उसमें इन्होंने बताया है कि शेयर स्ट्रेस क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो पता होनी चाहिए क्या है। अच्छा, अब इधर हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ लिया है, जिसे हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी कहते हैं, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो विस्कोसिटी डिस्कस हो चुकी है, फ्लूइडिटी भी हो गई है डिस्कस, है ना? इतनी चीजें हो गई डिस्कस। अच्छा, अदर टर्म दिखाई पड़ रहा है, विजिबल है सबको? यस बहुत मैम। बहुत छोटा तो नहीं हो गया? मेरे ख्याल से बहुत लोगों के पास किताब भी होगी, अपनी अपनी बुक भी आप लोग ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे इन्होंने फैक्टर्स बताए हैं इस वाले पोर्शन में। मैकेनिकल मैकेनिज्म ऑफ इनहेंस विस्कोसिटी, कुछ फैक्टर्स बताए हैं। उन फैक्टर्स को भी हमें डिस्कस करना है। फिलहाल अभी तक हम लोग जितनी चीजें डिस्कस कर ली उसको मैं समराइज कर रही हूँ। रिलेटिव विस्कोसिटी, ये जो 4 पॉइंट्स है ना, ये आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। रिलेटिव विस्कोसिटी किसे कहते हैं? रिलेटिव मतलब किसी के रेस्पेक्ट में हम विस्कोसिटी डिटरमाइन करते हैं। एक मिनट होल्ड करना बच्चों। हाँ बच्चों, रिलेटिव विस्कोसिटी का मतलब इफ वी आर कैलकुलेटिंग विस्कोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर सॉल्वेंट, तो ये रिलेटिव विस्कोसिटी रहती है। स्पेसिफिक विस्कोसिटी का मतलब होता है जब हम रिलेटिव क्या कहते हैं, क्या है, दिस टर्म इज डिफाइंड एज द रिलेटिव इंक्रीज इन द विस्कोसिटी ऑफ a dispersion over the that of the solvent alone. It is mathematically expressed as specific viscosity. Means कह रहा है if we are going to change our solvent, तो solvent की वजह से जो भी viscosity में differences आते हैं, that is specific viscosity. Reduced viscosity, this term is applied as the ratio of specific viscosity to the concentration. कह रहा है जो specific viscosity आई है with respect to particular solvent, उसको अगर हम डिवाइड कर दें किसी कॉन्सेंट्रेशन से, अगर हम डिवाइड कर देते हैं, तो जो हमें एक्सप्रेशन मिलता है दैट इज रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। तो ये सब चीजें हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, मेयरली आस्क्ड इन एमसीक्यू, कंपलसरी नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं फैक्टर्स। नहीं, अभी हमने और भी कुछ खत्म किया था, हमने प्लास्टिक फ्लो खत्म किया था। हाँ, नॉन न्यूटोनियन फ्लो डिस्कस हमने कर लिया है, जिसमें प्लास्टिक, सीडो प्लास्टिक और डायलेटेंट को हम डिस्कस कर चुके हैं। डायलेटेंट हुआ डिस्कस? नहीं हुआ ना? डायलेटेंट फ्लो डिस्कस नहीं हुआ है। प्लास्टिक और सीडो प्लास्टिक हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना बच्चों? यस मैम। हाँ ठीक है। तो हम लोग सीडो प्लास्टिक में शायद मैकेनिज्म डिस्कस करने के लिए रहा था। ये वाला डायग्राम बनवा दिया था ना, क्लॉक्स वाला, ये जहाँ मैं कर्सर दिखा रही हूँ आप लोग को, ये वाला डायग्राम बन गया है ना? यस मैम। ठीक। अच्छा, स्यूडोप्लास्टिक हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि स्यूडोप्लास्टिक जो होते हैं वो पॉलीमरिक की स्वेलिंग की वजह से, जो पॉलीमर्स हम लोग यूज करते हैं फॉर्मुलेशन में, वो जो स्वेल कर जाते हैं और जो विस्कोसिटी बढ़ती है, दैट कम्स अंडर स्यूडोप्लास्टिक फ्लो। और इस तरीके के जो विस्कोसिटी दिखाते हैं वो टैगेटैम्प इन वाटर, सोडियम, एलजी, मतलब जितने भी पॉलीमर्स हैं, नेचुरल पॉलीमर्स, सेलुलोज कंटेनिंग पॉलीमर्स जो होते हैं, जो इसमें आते हैं, जैसे आपका ट्रेगेकैंथ हो गया, सोडियम एल्जीनेट हो गया, मिथाइल सेलुलोज हो गया, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज सिंथेटिक हो जाता है थोड़ा। तो ये सब जितने भी ये पॉलीमर्स होते हैं, ये स्यूडो प्लास्टिक फ्लो दिखाते हैं। तो जरा से ध्यान देने वाली बात ये है कि पॉलीमेरिक डिस्पर्जन की जब बात की जाएगी तो स्यूडो प्लास्टिक की बात की जाएगी, ठीक है? और क्या कहते हैं, जब हम बटर की बात करेंगे या कॉन्सेंट्रेटेड सस्पेंशन की बात करेंगे, तो वहां वहां पे प्लास्टिक फ्लो आएगा। तो इधर हम देख रहे हैं कि स्यूडो प्लास्टिक जो है, उसमें हम लोग इमेज डिस्कस कर रहे थे 7.4।
ठीक है, ये वाली इमेज डिस्कस कर रहे हैं। इस इमेज में ये बताया गया कि इनिशियली जो हमारा पॉलीमर है वो ब्रांच्ड है, क्योंकि अधिकतर जितने भी नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड, सेलुलोज बेस्ड जो पॉलीमर्स होते हैं वो ब्रांच्ड नेचर के होते हैं। ठीक, उनमें लॉन्ग चेन्स होती हैं। तो ये क्या होते हैं कि जैसे हम इसमें शेयरिंग स्ट्रेस लगाते हैं तो ये मॉलिक्यूल जो होते हैं पहले लीनियराइज होना शुरू करते हैं। मतलब कह रहा है कि हमने ट्रेगेकैंथ को पानी में भिगो दिया, आप लोगों ने देखा म्यूसिलेट जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। आप लोगों ने ट्रेगेकैंथ यूज किया था जीपी में, मतलब प्रैक्टिकल के दौरान यूज किया था ट्रेगेकैंथ को? नो मैम। अच्छा, तो हम बता रहे अकेशिया हैं कुछ यूज जो किया। सेलुलोज सेलुल अच्छा, हाँ तो अकेसिया भी तो स्वेल कर जाता है, अकेसिया भी तो हाँ स्वेल मैम हो कर जाता जाता। है। हाँ, तो जो ये पॉलीमर क्या होते हैं, जैसे ही पानी पानी के हम इनको वाटर में डालते हैं ना तो ये स्वेल कर जाते हैं। क्यों स्वेल कर जाते हैं? इनके पास एयर पॉकेट्स होते हैं। इन एयर पॉकेट्स ब्रांच्ड चेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ब्रांच स्ट्रक्चर जहाँ ब्रांच निकल रही होती है ना, वहां पे एयर पॉकेट्स बन जाते हैं। उन एयर पॉकेट्स में जाकर के वाटर जो है वो एडहेर कर जाता है, रुक जाता है, और वो धीरे धीरे जो पॉलीमरिक चेन है वो स्वेल कर जाती है। तो कह रहा है कि जब वो स्वेल्ड स्ट्रक्चर में हमको मिल गया, जेल लाइक स्ट्रक्चर हमको मिल जा रहा है, अब हम इसकी विस्कोसिटी डिटरमाइन करना चाहते हैं, बिकॉज इट इज वेरी थिक। तो हम इसकी विस्कोसिटी डिटरमाइन करने में हमको शेयरिंग स्ट्रेस का एप्लीकेशन करना पड़ रहा है। शेयरिंग स्ट्रेस करने से क्या होता है, सिस्टम जो थोड़ा थिन हो जाता है, ग्राइंड कर देना या मिक्सिंग कर देना, तो ये सब चीजें इसमें आती है। तो हमारा ये जो सिस्टम है, पॉलीमरिक सिस्टम जो होता है, ये थोड़ा स्वेल कर गया है, जेल लाइक हो गया है। तो इसको क्या करते हैं, इसमें जब हम जैसे शेयर स्ट्रेस लगाते हैं, जैसे हम इसमें अब ऊपर से फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जो चेन जो ब्रांच चेन थी ना, जो एक दूसरे से इंटेंगल्ड थी, फंसी हुई थी एक दूसरे से, जब वो स्वेल हो रही थी, तो वो लीनराइज हो जाएगी। ठीक है, सारी ब्रांचेस जो है वो खुल जाएंगी जैसे हम शियरिंग स्ट्रेस लगाते हैं इसमें। ठीक है, तो सभी लोग टेक्स्ट देख लेंगे इसमें। टेक्स्ट बोल रहा है, अंडर नॉर्मल स्टोरेज कंडीशन द लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स ऑफ द पॉलीमर आर रैंडमली अरेंज्ड। ठीक है, on applying a shear stress, these molecules begin to arrange their long axis in the direction of force applied. जितना फोर्स लगाते जाएंगे उतना ही उसी डायरेक्शन में ये लीनियराइज होना शुरू करेगा। तो इसीलिए सब लोगों ने, जब स्यूडो प्लास्टिक का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ उसको फिर से। ये थर्ड वाला ग्राफ है स्यूडो प्लास्टिक का। क्या हो रहा है इस ग्राफ में, ये बताया गया कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, क्यों? जैसे जैसे शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं हम विस्कोसिटी डिटरमाइन कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्यों? सिस्टम हमारा थिन हो जा रहा है, इसलिए हम कर पा रहे हैं। जैसे जैसे शियरिंग स्ट्रेस लगाते जा रहे हैं, इसकी क्या कहते हैं, विस्कोसिटी हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं। ठीक है, ये कह रहा है विस्कोसिटी डिटरमाइन हो जा रही है, बट इस ग्राफ में ऐसा कहीं भी नहीं प्रतीत हो रहा है कि सिस्टम लीनराइज हो रहा है, यानी फ्लूडिटी बन रही है, सिस्टम फ्लो कर रहा है, ऐसा कहीं भी डिपिक्ट नहीं हो रहा है। इस चित्र से कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है कि सिस्टम लीनराइज हो गया है, जैसा कि इसमें दिख रहा था प्लास्टिक फ्लो में। प्लास्टिक फ्लो में ये बताया कि एक हद तक शियर स्ट्रेस लगाने के बाद हमारा सिस्टम जो है लीनराइज हो गया है, मीन्स अब ये फ्लूडिटी को पा लिया है, अब ये फ्लो कर रहा है जस्ट लाइक अ लिक्विड। लेकिन जो स्यूडो प्लास्टिक होते हैं उनमें ब्रांच्ड पॉलीमर होते हैं, वो अलाइन तो हो जाते हैं स्ट्रेट, बट दे डू नॉट फॉलो न्यूटन्स लॉ, न्यूटोनियन बिहेवियर नहीं शो करते, ये ऑल टाइम नॉन न्यूटोनियन ही बने रहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? इस ग्राफ को सब लोग एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? इस ग्राफ में ये बताया गया है कि जो कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, और दूसरी बात, थ्रू आउट द स्टडी टाइम applying shearing stress and rate of shear, the curve did not follow linear Newtonian flow. ठीक है, तो न्यूटोनियन नहीं होगा, फ्लूइड नहीं होगा नेचर में। हाँ, थोड़ा सा लेस विस्कस जरूर हो जाएगा। ये चीज इन्होंने स्यूडोप्लास्टिक में बताई। अच्छा, इन्होंने स्यूडोप्लास्टिक का फिर उन्होंने फार्मूला भी दे दिया कि ये तरीका है इसका डिटरमाइन करने के लिए, एफ टू दी पावर एन इज इक्वल टू ईटा और जी। ठीक है, तो ये सब ये डेफिनेशन आप जो फार्मूला इसका देख लेंगे। और इस फार्मूले को इन्होंने लॉग में कन्वर्ट कर लिया। क्यों लॉग में कन्वर्ट कर लेते? जब हमारे पास जो रीडिंग होती है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है रीडिंग हमारे पास, या एस्टिमेशन हमारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसके
कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं। तो लॉग जो होता है ना, बड़ी बड़ी भी संख्या जो होती हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जो वो सोल्यूशंस होते हैं, उनको भी बहुत अच्छी तरीके से ये छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जैसे लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है? लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है बताओ? और लॉग 100 की वैल्यू क्या होगी? 10 लॉग 100 की वैल्यू क्या होगी? 2 2 मैम। 2। लॉग 1000 की वैल्यू क्या होगी? 3 3 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1000 को 10⁻³ कहते हैं, और जब लॉग में कन्वर्ट करेंगे 3 log 10 हो जाता है ना। तो हम देख रहे हैं कि 1000 तक की जो वैल्यू है उसको वो एक छोटे से नंबर पे कन्वर्ट कर दे रहा है, इसीलिए हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं चीजों को। जो डेसिमल वाली चीजें होती हैं उनको भी हम लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लॉग में इन्होंने कन्वर्ट करके ये एक्सप्रेशन दिया है। अब आते हैं अपने थर्ड फ्लो पे, दैट इज डायलेटेंट फ्लो। डायलेटेंट मतलब कह रहा है कि फूल जाना एक तरीके से, ठीक है, एक बिंघम बॉडी जैसा, मतलब थोड़ा सा सूलेन स्ट्रक्चर हो जाना। तो द कंसिस्टेंसी कर्व एग्जिबिटिंग डायलेटेंट फ्लो इज गिवन इन फिगर 7। जरा हम लोग डिस्कस करते हैं फिगर 7 क्या। ये फिगर 7 में ये बताया गया डायलेटेंट फ्लो इट इज जस्ट अपोजिट टू द स्यूडोप्लास्टिक फ्लो। आप देख रहे हैं स्यूडोप्लास्टिक का जो ग्राफ है वो क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ मूव फेस किए हुए है, जबकि जो डायलेटेंट फ्लो का जो कर्व है वो राइट हैंड की तरफ फेस किया हुआ है ना। तो ये सब चीजें ये डिफरेंस है दोनों में, स्यूडोप्लास्टिक में और डायलेटेंट में। तो डायलेटेंट में बोल रहा है कि द सिस्टम एग्जिबिट्स इनहैंस्ड रेजिस्टेंस टू फ्लो विद इंक्रीजिंग रेट ऑफ शेयर। कह रहा है जितना ज्यादा आप शेयरिंग स्ट्रेस लगाएंगे वो उतना ही ज्यादा फूलता चला जाएगा, इसीलिए इसका नाम डायलेटेंट है। डायलेटेंट कह रहा है कि नॉर्मली तो ये थिन सिस्टम में रहेगा, लेकिन अगर आपने इसमें शेयरिंग स्ट्रेस लगा दिया तो ये फूल जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा, इसकी विस्कोसिटी और बढ़ जाएगी। When sheared, these system increases their volume and hence are called dilatant। जैसे हम इनको shear लगाते हैं तो इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है और इनको हम इसलिए डायलेटेंट बोलते हैं, ठीक है। इन्हें शेयर थिकनिंग सिस्टम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने शेयर लगाया है दे गेट थिक एंड, काफी थिक सिस्टम ये हो जाते हैं, ठीक है। तो ये डायलेटेंट का हो गया। डायलेटेंट के एग्जांपल्स भी दे रखे हैं कि डीफ्लॉकुलेटेड पार्टिकल्स जो होते हैं, सस्पेंशन होते हैं डीफ्लॉकुलेटेड, जो केक बना लेते हैं नीचे जाकर के, वो आ जाते हैं डायलेटेंट में। और जब हमने प्लास्टिक फ्लो पढ़ा था वहां पे फ्लॉकुलेटेड पार्टिकल्स थे, तो कंफ्यूज नहीं होंगे सब लोग। ध्यान देंगे कि फ्लॉकुलेटेड वाले जो रहते हैं वो प्लास्टिक फ्लो दिखाते हैं, और जो डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं वो डायलेटेंट फ्लो दिखाएंगे। ध्यान से ये दोनों अंतर रखेंगे तो सब लोग समझेंगे। एमसीक्यू में पूछा जाता है कि फ्लॉकुलेटेड सिस्टम एग्जिबिट टाइप ऑफ फ्लो स्यूडोप्लास्टिक, प्लास्टिक या डायलेटेंट, तो आप ध्यान रखिए इसका। और ये बोल रहा है डीफ्लॉकुलेटेड कब बन रहा है? जब हमने उसमें जो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है वो 50% से ज्यादा रखी है, तो बहुत एक तरीके से पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन गया है सस्पेंशन में। सस्पेंशन यानी जिसमें हम 50% तो सॉलिड रख दे रहे हैं, तो जब 50% सॉलिड रहेगा तो 50% वाटर रहेगा, तो इस तरीके से सिस्टम बन रहा है, वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड बन रहा है और डीफ्लॉकुलेटेड को शो करेगा। दूसरा इन्होंने दिया सस्पेंशन ऑफ स्टार्च इन वाटर। देखो स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट सोर्स का कंसीडर किया जाता है, बट इट इज नॉट कंसीडर्ड इन स्यूडोप्लास्टिक, इट इज कंसीडर्ड इन डायलेटेंट फ्लो। क्यों? क्योंकि जब ट्रैगेकैंथ और स्यूडो सोडियम एल्जीनेट इन सबको जब हम शेयर स्ट्रेस लगाते हैं वो शेयर थिनिंग सिस्टम में जाते हैं, लेकिन जैसे स्टार्च में हम का सस्पेंशन में जब हम लगाते हैं शेयर स्ट्रेस तो ये और थिक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल एग्जांपल्स हैं, सब लोग ध्यान देंगे इस पे। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स। इनऑर्गेनिक और जितने पार्ट वो होते हैं सब्सटेंसेस होते हैं, उनका जब हम सस्पेंशन बनाते हैं या एक्वस में उसका डिस्पर्जन बनाते हैं तो वो भी डायलेटेंट फ्लो दिखाते हैं। जैसे केओलिन, केओलिन जितना भी ज्यादा पानी में डालेंगे तो आप ये धीरे धीरे और स्वेल होता जाएगा। जिंक ऑक्साइड, इनके परसेंटेज भी याद रख लेंगे कि 12% में ही क्योलिन जो है डायलेटेंट बॉडी दिखाना शुरू करता है, जिंक ऑक्साइड 30% में डायलेटेंट बॉडी शो करता है। तो डायलेटेंट और स्यूडो प्लास्टिक में डिफरेंस इतना है
कि स्यूडोप्लास्टिक्स शेयर थिनिंग सिस्टम में आते हैं और डायलेटेंट जो होते हैं शेयर थिकनिंग सिस्टम में आते हैं। ठीक है, जैसे शेयर लगा दिया वो और थिकेंड हो जाते हैं। और दूसरी बात, डायलेटेंट जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड जो हमारे सस्पेंशन होते हैं डीफ्लॉकुलेटेड टाइप के, उनको एग्जिबिट करते हैं। और जितने भी इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स हैं वो भी डायलेटेंट फ्लो को शो करेंगे। और तो फिर इस तरीके से ये डायलेटेंट का हो गया। इन्होंने मैकेनिज्म भी बताई है कि व्हाई दे गेट थिकेंड। तो इन्होंने बताया है कि जो डायलेटेंट सिस्टम होते हैं, रेस्ट में जो मॉलिक्यूल्स उसको होते हैं, जब रेस्टिंग मीन्स हमने जब उसमें कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लगाया है, कोई भी शेयर स्ट्रेस नहीं लगाया, तो उसे रेस्टिंग कहा जाता है। मतलब हमने उसको जरा सा भी छेड़खानी नहीं की है, जैसा सिस्टम रखा है ग्लास बीकर में वैसे ही रखा हुआ है, हमने उसमें कुछ भी एक्सटर्नली एप्लीकेशन नहीं की है उसके ऊपर। तो उस वक्त क्या होगा, जो उसके सारे पार्टिकल, सपोज करिए स्टार्च की बात हो रही है, स्टार्च इन वाटर की बात हो रही है, तो स्टार्च इन वाटर में क्या होता है, स्टार्च जैसे पानी के उसमें रखा जाएगा तो वो एकदम जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, और उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में पैक्ड होंगे, इंटर मॉलिक्यूल जो इंटर पार्टिकल्स जो स्पेस होता है वो पैक्ड होता है। लेकिन जैसे जैसे ही उसमें हम व्हीकल, थोड़ी सी व्हीकल और डालें, जितना व्हीकल डालते जाएंगे, पानी डालते जाएंगे, तो वो थोड़ा सा वॉइड वॉल्यूम दिखाना शुरू करेगा, उसके वॉइड वॉल्यूम में जाकर के वाटर एडहेयर हो जाएगा। अब देखो वॉइड वॉल्यूम क्या होते हैं, पार्टिकल पार्टिकल के बीच में जो जगह होती है ना, दैट इज नोन एज वॉइड वॉल्यूम। यहाँ पे जैसे देखिए अपने कर्सर पे दिखा रही हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पार्टिकल्स बहुत पास पास अरेंज हैं। फिगर 7.5 है, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं बहुत पास पास अरेंज हैं, यहाँ पे वॉइड वॉल्यूम इनका कम है। लेकिन जैसे शेयर स्ट्रेस लगा रहे हैं तो इनका वॉइड वॉल्यूम देख रहे हैं कैसे बढ़ जा रहा है, यहाँ पे इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत बढ़ जा रहे हैं। इसलिए जैसे बढ़ जाएंगे तो उसमें पानी और आता जाएगा और पानी उसमें अब्जॉर्ब भी करते जाएंगे और उनकी विस्कोसिटी और थिक होती जाएगी। ठीक है, this situation allows the particles to move relative to one another. Therefore, the system is in rest exhibits relatively low consistency. जब रेस्टिंग फेज में रहेगा तो इसकी कंसिस्टेंसी कम रहेगी, लेकिन जैसे ही इनको हम शीयर लगा देते हैं, इनके ऊपर फोर्स अप्लाई कर देते हैं, तो जो पार्टिकल पार्टिकल के बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाती है और वो उस दूरी में यानी वॉइड वॉल्यूम बढ़ जा रहा है और उस वॉइड वॉल्यूम में सिग्निफिकेंट वाटर जाकर के अपनी पोजीशन ले लेता है। तो जब वाटर उन पार्टिकल पार्टिकल के बीच में जाके रुक जा रहा है तो वो उसके वॉल्यूम को बढ़ा दे रहा है। ठीक है, जिससे इनके क्या कहते हैं, इनकी विस्कोसिटी और बढ़ जा रही, थिक एंड हो जा रही है, वाटर बाहर नहीं निकल पा रहा है, ट्रैप हो जा रहा है उनके पार्टिकल पार्टिकल के बीच में, इसलिए इसको डायलेटेंट बोला गया है। और डायलेटेंट के लिए भी इन्होंने इक्वेशन बोली है कि सेम वही इक्वेशन अप्लाई होगी जो प्लास्टिक में थी, बस यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि इफ n इज लेस देन 1 एंड डिक्रीजेस द डिग्री ऑफ डायलेसेंसी इज इंक्रीजेस। अब यहाँ पे जो ये वाला फार्मूला है जहाँ पे f टू द पावर n इज इक्वल टू ईटा जी कह रहा है, अगर यहाँ पे n अगर यहाँ पे हमारा 1 है तो हमारा इसमें डिग्री ऑफ डायलेसेंसी बढ़ जाएगी अगर 1 है तो ये थोड़ी छोटी मोटी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान देनी है। एक कंपैरेटिव स्टडी करके क्वेश्चन आता है कि राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। तो जितने भी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं उनका कंपैरेटिव एक चार्ट बनाते हैं या टेबल बनाते हैं। पहले में प्लास्टिक रखेंगे, दूसरे में सीडो प्लास्टिक, तीसरे में डायलेटेंट। और इसमें ये क्या होते हैं, पहली बात इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए 3-4 पैरामीटर्स हैं। इनके सबसे पहले डिफ्रेंशिएट इनको इनके डेफिनेशन के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, और तीसरा क्या है, इनकी मैकेनिज्म क्या है, और चौथा इनका फार्मूला क्या है इवेल्युएट करने का। तो ये 3-4 तरीके हैं। तो सभी लोग अपने जो नोट्स आप लोग बना रहे हैं उस नोट्स में एक टेबल बना लेंगे, कंपैरेटिव टेबल, जिसमें प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक और डायलेटेंट को आप क्या कहते हैं इमेज बना करके भी, हाँ ग्राफ जरूर बनाना है। तो 5वां पैरामीटर इसका डियोग्राम हो जाएगा। डियोग्राम मतलब वो ग्राफ जो विस्कोसिटी को डिपिक्ट कर रहा है। तो ये यहाँ तक हमने नॉन न्यूटोनियन तक इसे कवर कर दिया है। नेक्स्ट जो हम पढ़ाने जा रहे हैं दैट इज
मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी। थिक्सोट्रॉपी और नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी जो रह रहे हैं उसमें सबसे लास्ट में समझाऊंगी। पहले हम ये समझ लें कि कैसे डिटरमाइन करते हैं विस्कोसिटी को। ये दीज आर द सम मेथड्स दैट डिटरमाइन फ्लो प्रॉपर्टी। ठीक है, सब लोग को दिखाई पड़ रहा है? जो शेयर कर रहे हैं स्क्रीन दिखाई पड़ रही है सबको? Yes, ma'am. ठीक है। अब थोड़ा सा और इलाज मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जैसा कि हम लोगों ने रियोग्राम में देखा था, चाहे वो इसका हो, प्लास्टिक का हो, सीडो प्लास्टिक का हो या डायलेटेंट का हो, इनके जो ग्राफ हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है, लीनियराइज, यूनिफॉर्म का लीनियराइज नहीं है। तो पॉइंट पॉइंट पे हमें उनका विस्कोसिटी डिटरमाइन करना पड़ेगा। कई सारे 3-4 पॉइंट पे विस्कोसिटी डिटरमाइन करेंगे, देन ओनली वन कैन डिफाइन एग्जैक्ट विस्कोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिस्टम। तो इन्होंने बोला कि दो तरीके के विस्कोमीटर, जो विस्कोमीटर मतलब द apparatus which is used for determination of viscosity. So they are saying that two kinds of viscometers are there for evaluation of viscosity. One is single point. Single point होता है केवल एक ही पॉइंट में, अगर आप ग्राफ अगर आपके पास है तो आप केवल एक ही पॉइंट पे विस्कोसिटी डिटरमाइन कर देंगे और वही आपके लिए फाइनल विस्कोसिटी होगी, तो दैट इज सिंगल पॉइंट। और सेकंड वन इज मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट में क्या है, सेवरल रेट ऑफ शेयर लगाने पड़ेंगे कर्व में, और तब हम इसको पता लगा पाएंगे कि इसकी फाइनल विस्कोसिटी क्या है। तो सिंगल पॉइंट होते हैं वो बहुत सिंपल्स होते हैं। हम लोग लैब में भी जो विस्कोसिटी डिटरमाइन करेंगे वो भी सिंगल पॉइंट से ही करेंगे। तो इसका जो इक्विपमेंट होगा ओस्टवार्ड विस्कोमीटर होगा। इसका नाम है, पूछा भी आता है नाम के, नेम द apparatus used for determination of viscosity in lab, that is ओस्टवार्ड विस्कोमीटर। एंड सेकंड वन इज फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर। तो सब लोग याद रखेंगे सेम ऐसे जैसे इन्होंने इमेज में शो किया है कि दो तरीके के विस्कोमीटर होते हैं, तो आप भी सेम वैसे ही बताएंगे कि दो बाइफर्केशन करके बताएंगे, सिंगल पॉइंट, मल्टी पॉइंट। और सिंगल पॉइंट को डिफाइन करेंगे कि एक ही सिंगल रेट ऑफ शेयर से हम पता लगा लेंगे, और मल्टी पॉइंट में बताएंगे सेवरल रेट ऑफ शेयर लगाना पड़ेगा। मतलब रेट ऑफ शेयर का मतलब हम बार बार रेट बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, समझ में आया? 500 आरपीएम पे कर रहे हैं, 1000 आरपीएम पे कर रहे हैं, 2000 आरपीएम पे कर रहे हैं, रेट घटा बढ़ा दिया है, उससे क्या सिस्टम पे फर्क आया है, शियर स्ट्रेस पे क्या फर्क आया है, तब हम निकालते हैं विस्कोसिटी। तो ओस्टवार्ड विस्कोमीटर और फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर बोथ आर अप्लाइड फॉर न्यूटोनियन काइंड ऑफ फ्लूइड। वो फ्लूइड जो न्यूटन्स को फॉलो करते हैं, जो फ्लोइंग बिहेवियर शो करते हैं आए हैं, तो उनके लिए हम ये क्या कहते हैं मेथड्स यूज करते हैं। और जो नॉन न्यूटोनियन को शो करते हैं उनके लिए जो हम लोग मेथड्स इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, दैट इज कप एंड बॉब, कोन एंड प्लेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल एग्जामिनेशन। जो फाइनल आपका एग्जाम होगा पक्का लॉन्ग क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% आएगा कि राइट द मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा, सारे चारों मेथड डिस्कस करने होंगे आपको, कि सिंगल पॉइंट भी होता है, मल्टीपल पॉइंट भी होता है। सिंगल पॉइंट के ओस्टवार्ड विस्कोमीटर, फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर, और मल्टी पॉइंट में आपके आ जाएंगे कप एंड बॉब। याद रखना है, कप एंड प्लेट नहीं लिख देंगे, बहुत से बच्चे एग्जाम में कप एंड प्लेट लिख देते हैं। तो कप के साथ बॉब जा रहा है, कोन के साथ प्लेट जा रहा है, याद करने का तरीका हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग वन बाई वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कैपिलरी विस्कोमीटर या ओस्टवार्ड विस्कोमीटर। ये जो चित्र आपको दिख रहा है 7.16 है क्या, 7.1, ये जो मैं कर्सर दिखा रही हूँ दिस इज ओस्टवार्ड विस्कोमीटर। और ये आपके लैब में भी अवेलेबल है, ये वाला सिंपल वाला जो है ये आपके लैब में अवेलेबल है। और जब भी हमारे यहाँ लॉकडाउन वाली स्थिति खत्म हो जाएगी और सिचुएशन फेवरेबल होंगे तो फिर हम लोग इस पे एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो ये ओस्टवार्ड विस्कोमीटर है, इसे कैपिलरी विस्कोमीटर भी कहते हैं। क्यों कैपिलरी विस्कोमीटर कह रहे हैं? बिकॉज सम ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस विस्कोमीटर कंटेन अ फाइन कैपिलरी इनबिल्ट कैपिलरी इनसाइड। तो इसे जहाँ मैं कर्सर से दिखा रही हूँ आपको, इस इमेज में देखिए दिखा है कैपिलरी पोर्शन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, कैपिलरी पोर्शन होने की वजह से इसे कैपिलरी विस्कोमीटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है, इसका प्रिंसिपल देखते हैं क्या है। व्हेन अ लिक्विड फ्लोज बाय ग्रेविटी, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द लिक्विड टू पास बिटवीन टू मार्क्स ए एंड बी through a vertical capillary tube is determined. The time of flow of the liquid uh,
is compared with the time of required for a liquid of known viscosity. ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या है, मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। ये आपका क्या कहते हैं, ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर है जो आपको मिलेगा। आपको क्या करना है कि जो ये वाला एंड है जहाँ पे ए और बी की मार्किंग की गई है, इस वाले एंड पे आपको यहाँ पे एक शक्कर लगाना है या टीट बल्ब लगाना है। इस टीट बल्ब से आप दूसरे एंड से इसमें सैंपल टेस्ट सैंपल को पोर करेंगे इस वाले एंड से। ठीक है, जो ओपन एंड है ये वाला जहाँ पे बल्ब ऊपर नहीं है, वहां से आप सैंपल पोर करेंगे। और सैंपल पोर करेंगे तो सैंपल थ्रू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वो यहाँ तक तो आएगा। ठीक है, यहाँ तक आएगा। और यहाँ पे कैपलरी लगी तो ड्यू टू कैपलरी एक्शन थोड़ा सा राइज भी करेगा। जहां तक कैपलरी है वहां तक थोड़ा राइज करेगा, उसके बाद वो राइज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पहली बात वो बहुत विस्कस है, और दूसरी बात अगेंस्ट ग्रेविटेशनल हम लोग लिक्विड को जाना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे वो ऊपर यहाँ तक टॉप तक नहीं चढ़ पाएगा। फिर से सब लोग बात समझेंगे ये वाला। इन दिस ग्लास कैपलरी ट्यूब, one end has upper bulb and other end has lower bulb। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ ना बोल दो तो मैं आगे चलूं। यस मैम। ठीक है, अब यस, तो दैट एंड विच कंटेन लोअर बल्ब वी पोर अवर टेस्ट सैंपल। जैसे हमने यहाँ से टेस्ट सैंपल पोर किया, पोर करेंगे तो ये विद द ग्रेविटेशनल इफेक्ट इट विल मूव डाउन। ठीक है, डाउन हो जाएगा, यहाँ तक आएगा। और इसके बाद बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ कैपलरी पोर्शन, कैपलरी ट्यूब, तो क्या होगा, सम ऑफ द लिक्विड विल राइज अप टू अ डेफिनेट पोर्शन ऑफ सेकेंड बल्ब। ठीक है, सेकेंड बल्ब के कुछ पोर्शन तक चढ़ जाएगा। अब क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ टीट बल्ब और शक्कर वी कैन मेक द टेस्ट सैंपल अप टू द मार्क ए। इस मार्ग तक हम सैंपल को शक्कर के थ्रू या टीट बल्ब के थ्रू खींच करके ऊपर ले आएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब क्या करना है, अब जब ऊपर आ गया तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगेगा। जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो फिर ए से बी की ओर जो हमारा लिक्विड सैंपल है, टेस्ट सैंपल है, वो मूव करेगा, नीचे की ओर आएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्शन लग रहा है। तो हमें टाइम नोट करना है, द टाइम रिक्वायर्ड टू मूव लिक्विड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो ए से बी तक आने में उस लिक्विड को कितना टाइम लगा है, उस टाइम को नोट कर लेंगे और उसको हम 2-3 बार उस रीडिंग को निकालेंगे फॉर अप्रोक्सीमेट रिजल्ट। तो ये हमारा क्या कहते हैं, 3 बार टाइम निकाल करके हमारा उस टेस्ट सैंपल का हो जाएगा। सेम प्रोसीजर विल बी रिपीटेड बाय टेकिंग वाटर एज अ रेफरेंस सैंपल। तो रेफरेंस के लिए हम वाटर ले लेंगे, और हम वाटर को भी सेम ऐसे ही सेकेंड एंड की तरफ से हम पोर करेंगे यहाँ से, और दूसरे एंड से खींच लेंगे ऊपर की ओर, और फिर टाइम नोट करेंगे ए से बी तक आने में वाटर पे कितना टाइम लगा है, इसको नोट कर लेंगे। जब हमारे पास ये चीज आ जाएगी तब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। दिस फार्मूला कंसिस्ट्स ऑफ ईटा1 इज इक्वल टू d1 t1 अपॉन d2 t2। ये जो आपको रो सिंबल है ना, दिस रो सिंबल इज फॉर डेंसिटी, तो उसे रो भी बोल सकते हैं, डी भी बोल सकते हैं। तो रो1 t1 अपॉन रो2 t2 इंटू ईटा2। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा है कि यहाँ पे आपको डेंसिटी भी पहले से निकालनी पड़ेगी। तो हम लोग जिस प्रकार से स्टेलेग्मामीटर यूज करके सरफेस टेंशन डिटरमाइन करते थे, सबको याद है वो प्रोसीजर? यस मैम। उसमें भी सेम यही काम करते थे। उसमें भी हम लोग क्या निकालते थे, टाइम इंटरवल निकालते थे, और हम क्या निकालते थे, डेंसिटी भी निकालते थे, और उसको फार्मूले में पुट कर देते थे। यही करते थे ना? सेम वही है यहाँ पे भी डेंसिटी आपको पहले से निकालनी है, और टाइम निकालना है, और उसको उस फार्मूले में रख देना है। और हम वाटर के सापेक्ष सारा काम करते हैं। तो दिस इज रिलेटिव विस्कोसिटी। तो हम इस रिलेटिव विस्कोसिटी निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाटर। वाटर का भी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लेंगे, और टेस्ट सैंपल की भी ग्रेविटी निकाल लेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी निकाल लेंगे। T1 T2 दोनों का कनेक्ट एस्टिमेट कर लेंगे, और विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और आपको विस्कोसिटी ऑफ टेस्ट सैंपल निकालना होगा। तो सेम जो ये फार्मूला यूज हो रहा है ना, दिस फार्मूला मोस्ट लाइकली रिजेंबल टू सरफेस टेंशन फार्मूला, दिखाई पड़ रहा होगा आपको।
इसमें सेम वही चीज करते हैं जैसे हम लोग सरफेस टेंशन में कर रहे थे। तो यहाँ से ये आपका कैपिलरी विस्कोमीटर को मैं एंड कर रही हूँ। किसी को कोई कंफ्यूजन है कैपिलरी विस्कोमीटर में? डेरिवेशन आपके में नहीं आता है, जो द पार्ट ऑफ डेरिवेशन इज नॉट इन योर सिलेबस। आपको केवल इक्वेशन 15 तक स्टडी करना है। तो कैपिलरी विस्कोमीटर सबको समझ में आ गया? बोलो फिर यस से मैम। समझा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है यस बताओ, मैम। दोबारा समझा देती हूँ। Yes, ma'am. आगे चलें, मेरे पास 46 बच्चे ज्वाइन है। सबको दिखाई पड़ रहा है? आगे चले, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कैपिलरी विस्कोमीटर में? ठीक है, अच्छा। कैपिलरी विस्कोमीटर हमारा एंड हो गया। और हम लोग आते हैं सेकेंड हम लोग का। इसमें इन्होंने देखो ये प्रोसीजर भी लिखा है कैसे करना है, ये प्रोसीजर लिख रखा है, हमें कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे प्रैक्टिकल का काम है। प्रैक्टिकल में जो हम लोग करेंगे तो सेम ये प्रोसीजर नोट करेंगे। और एप्लीकेशंस लिखी हुई एप्लीकेशंस आप लोग को थोड़ा नोट करनी होगी। तो जब इसके नोट्स बनाएंगे तो इसमें आपको बताना है, हेडिंग लिखेंगे कैपिलरी विस्कोमीटर और ओस्टवार्ड विस्कोमीटर, उसका एक चित्र बनाएंगे, लेबल डायग्राम, और उसका प्रिंसिपल लिखेंगे, उसकी इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, और एप्लीकेशन लिखेंगे। तो उन्होंने ये बोला है कि क्वालिटी कंट्रोल पर्पस के लिए जनरली ये एप्लीकेबल है। हम लोग जैसे लैब में पता करना चाहें कि हमें जो टेस्ट सैंपल दिया गया है वो कितना, उसका विस्कोसिटी अगर हमको ये पता करना है तो हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। कोलोइड का निकाल लेंगे, डाइल्यूट सस्पेंशन और इमल्सन, इन सब का भी हम ओस्टवार्ड कैपिलरी थ्रू के थ्रू विस्कोसिटी डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो और इन्होंने ये भी बोला है कि जो लिक्विड पैराफिन होता है जिसे हम लैक्सेटिव की तरह यूज करते हैं, तो लिक्विड पैराफिन का ऑफिशियल फार्मूला जो आईपी में मेंशन है विस्कोसिटी डिटरमाइन करने के लिए, वो कैपिलरी विस्कोमीटर है। और क्या कर सकते हैं, प्लाज्मा एक्सपेंडर होता है एक, जो प्लाज्मा को बढ़ा देता है बॉडी के अंदर, डेक्स्ट्रॉन 40 जिसे कहते हैं। तो जिन लोगों को प्लाज्मा की कमी होती है, प्लाज्मा की, ठीक है, तो जिनको प्लाज्मा की कमी होती है उनको डेक्स्ट्रॉन 40 का इंजेक्शन दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, प्लाज्मा एक्सपेंड हो जाता है। तो वो डेक्स्ट्रॉन 40 का भी अगर विस्कोसिटी डिटरमाइन करना है तो भी ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो और भी इन्होंने कुछ लिखा है, स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब थ्रू लाइट अपॉन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये सब मतलब ब्लड का विस्कोसिटी डिटरमाइन करते हैं, ऐसा इनके अकॉर्डिंग है। बट बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं कैपिलरी विस्कोमीटर में। पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि अगर हमने जरा से भी स्लाइटली विस्कस ले लिया फ्लूइड तो ये कैपिलरी ट्यूब से ऊपर की ओर नहीं चढ़ पाता है, पहली प्रॉब्लम ये आती है। दूसरी बात, हमें सक्शन का यूज करना पड़ता है, जो कि हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होता है कि हम टेस्ट सैंपल्स को सक्शन के थ्रू जब खींचना है तो तुम्हारे पास टी टेबल होना जरूरी है। विदाउट टी टेबल इट इज अनहाइजीनिक एंड नॉन सेफ। तो ये सब चीजें हैं। कैपिलरी विस्कोमीटर केवल और केवल फ्लूइड प्रिपरेशंस जो होती हैं उनके लिए सक्सेसफुली यूज किया जाता है। और क्या दिया, हाँ नेक्स्ट हम लोग आते हैं फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर, ठीक है। फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर सब लोग देख लेंगे क्या होता है। जैसा कि नाम बता रहा है फॉलिंग स्फीयर, यानी कि स्फीयर है जो गिर रहा है, ठीक है। तो हम लोग डायग्राम में पहले देखते हैं डायग्राम क्या कह रहा है। डायग्राम कह रहा है देयर इज अ स्टैंड जिसमें एक माउंट है, एक apparatus। ये एक apparatus है जो माउंट है, ये स्टील, स्टेनलेस स्टील का भी हो सकता है और किसी सोफिस्टिकेटेड मेटल का भी हो सकता है। और इसमें देख रहे हैं बीच में एक कैपलरी तो नहीं कहेंगे, एक ट्यूब है, ठीक, इट कंसिस्ट ट्यूब, ठीक है। इस ट्यूब में इसका यहाँ जो इसके आउटर ये साइड्स हैं, यहाँ पे वाटर को हम फ्लो करते हैं एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ताकि वहाँ अंदर का टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहे। बिकॉज विस्कोसिटी इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो विस्कोसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो हम सबसे पहले उसका टेम्परेचर, जिस भी टेस्ट सैंपल का हमको विस्कोसिटी डिटरमाइन करनी है उसका टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे। एक जैकेटेड वो दी वॉल बनाई गई है सेपरेटस में, एक ट्यूब है, उस ट्यूब के दोनों तरफ जैकेटेड वॉल है। ये जैकेटेड वॉल जो है इसमें वाटर फ्लो कर रहा है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, ये सैंपल होल है, यहाँ के ये वाला जो दिख रहा है आपको लिड, इस लिड को ओपन करते हैं और हमको जो भी टेस्ट सैंपल इसमें डालना होता है इस टाइम इसमें पोर कर देते हैं, ठीक है।
तो सैंपल को हमने यहाँ पोर कर दिया, इसमें एक छर्रा पड़ा हुआ है, इसको हम छर्रे से ज्यादा अच्छे से समझ लेंगे। गर्ल्स जो है, बहुत सी ऐसी प्रिपरेशन हैं, जैसे नेल पॉलिश यूज किया, गर्ल्स आप लोग नेल पॉलिश यूज करते हैं तो मैं देखते हैं ना बॉल पड़ी रहती है, जब वो शेक करते हैं तो वो बॉल की मूवमेंट का हमें आभास होता है। आप लोगों ने कभी वो किया, ऑब्जर्व किया इस चीज को? क्या गर्ल्स नेल पॉलिश ही नहीं लगाती है? मेरी क्लास की लड़कियों, कहाँ हो तुम लोग? शगुन वर्मा, सिमरन। मैम। हाँ बेटा, आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है कि वन ऑफ योर कॉस्मेटिक प्रिपरेशन दैट इज नेल पॉलिश कंटेन स्मॉल बॉल इन इट? देखा है कभी, मैम। महसूस? यस। हाँ, तो उसका काम यही होता है। वो इसलिए हम जब भी हम यूज करते हैं नेल पॉलिश, उसको पहले शेक करते हैं, तो उससे क्या होगा कि वो जो बॉल है ना, वो उसकी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन किए रहता है। कभी जैसे काफी दिनों तक रखने पर, स्टोरेज पर, जो क्योंकि नेल पॉलिश एक थिकन वो है, डिस्पर्जन है, तो वो क्या होता है कि वो जम जाता है, नीचे की ओर सेटल डाउन हो जाता है। उस बॉल का यही काम है, तो वो उसे यूनिफॉर्मली मिक्स करा देता है। तो सेम वही फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर का कंसेप्ट है। ये जो बॉल पड़ा है ना, ये सिस्टम को यूनिफॉर्म कर देगा। तो क्या करेंगे, ये जो सिस्टम, ये पूरा का पूरा जो अटैच है असेंबली, ये लॉन्गिट्यूडनी, ये वर्टिकली ये रोटेट करता है, ठीक है, वर्टिकली। इसको हम ऐसे करके शेक कर देंगे तो ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, मतलब रोटेट हो जाता है ये अपने माउंट से। यहाँ से माउंटेड है ये, यहाँ से ये रोटेट कर जाएगा। तो विस्कोमीटर, ये फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर जो है, इसको हॉपलर विस्कोमीटर भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, हॉपलर विस्कोमीटर भी है ये। तो इसमें क्या होता है, कंसिस्ट करता है ये कि ग्लास का ट्यूब जो वर्टिकली अरेंज है ना, माउंटर, द कांस्टेंट टेम्परेचर जैकेट यहाँ से प्रोवाइड करते हैं, वाटर सर्कुलेट करते हैं, सो दैट देयर विल बी यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, टेस्ट सैंपल को हमने ग्लास चैम्बर में ऐड कर दिया, पोर कर दिया है, और ग्लास स्टील को ड्रॉप कर दिया साथ ही में, ताकि वो उसके मेंटेन किए रहे उसकी इंटीग्रिटी को। अब क्या है कि हमने जैसे ही इसको यहाँ से टर्न कर दिया, जब हम इसे टर्न कर देंगे या रोटेट कर देंगे, तो इस स्फीयर को ऊपर से लेके नीचे तक जाने में कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। और इस चीज को हम डिटरमाइन कर लेंगे। लिक्विड इज अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम विद द टेम्परेचर ऑफ द अदर जैकेट, द ट्यूब विद द जैकेट इज देन इन्वर्टेड, which places a ball at the top of the inner glass tube. The time taken for a ball to fall between two marks is accurately measured. A से लेके B तक आने में, ये A है, से लेके B तक आने में इस बॉल को कितना टाइम लगा है उसको नोट कर लेते हैं, और ये वाला फार्मूला लगाते हैं, और इससे हमको फॉलिंग स्पीयर विस्कोमीटर से विस्कोसिटी डिटरमाइन हो जाती है। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबको दिखाई पड़ रहा है ये? मुझे रेस्पॉन्ड करो, यस सबको मैम। दिखाई पड़ रहा है ना ये? ओके, अब देखो ध्यान समझो, ये मीटिंग कभी भी एंड हो सकती है, इसलिए कह रहे हैं ध्यान समझना। ये जो हमारा टेस्ट ग्लास टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने सबसे पहले सैंपल डाला, और सैंपल के साथ साथ एक ग्लास भी डाला, वो सॉरी एक छर्रा भी डाला। ये छर्रा किसी भी चीज का बना हो सकता है, जब हम इक्विपमेंट इसे परचेज करते हैं वो खुद बना देते हैं कि हमारे ये तरफ से बॉल ये रहेगा, उसका अपना कॉफिशिएंट इंडेक्स होता है। तो हमने पहले सैंपल डाला और साथ में बॉल भी डाला, तो जैसे ही बॉल डालेंगे तो बॉल नीचे आ जाएगी ना, क्यों? क्योंकि बॉल की डेंसिटी है, तो नीचे की ओर बैठ जाएगा। अब क्या करना है हमको, इस पूरे सिस्टम को रिवर्ट कर देना, थोड़ा सा वर्टिकली रोटेट कर देना। तो जैसे ही वर्टिकल रोटेट करेंगे तो नाउ द बॉल कम्स अपसाइड, यहाँ ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से ए से लेकर के बी तक जाने में इस बॉल को जितना टाइम लगता है उसको नोट कर लेंगे, ठीक है? इतनी बात समझ में आया? और ये यस वाला मैम। फार्मूला लगा देंगे, ये फार्मूला लगा देंगे, जिससे हमको इसकी क्या कहते हैं विस्कोसिटी डिटरमाइन हो जाएगा। टाइम जो है वो टी से डिनोट किया गया है, और यहाँ पे 2 पॉइंट एस बी और एस एफ जी बताया गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बॉल एंड फ्लूइड।
फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो एस है, और बॉल की जो डेंसिटी है वो एस बी है, और बी जो है वो एक कांस्टेंट है जो उस पर्टिकुलर apparatus के लिए पहले से डिसाइड किया गया है। इस फार्मूले को लगाने से अननोन सैंपल की विस्कोसिटी पता चल जाती है। इसमें किसी भी प्रकार की वाटर या रेफरेंस सैंपल की जरूरत नहीं है, केवल टेस्ट सैंपल डालना है, एक बॉल भी डाल देना साथ में, इसके बाद इसको रोटेट कर देना है। जैसे ही रोटेट करेंगे बॉल ऊपर से नीचे तक आने में कितना टाइम लेता है उस टाइम को नोट कर लेना है, फार्मूले में फिट कर देना है, विस्कोसिटी डिटरमाइन हो जाएगी। सबको समझ में आ रही है चीज? अभी तक लोग बच्चे अभी तक क्लास ले आ रहे हैं। सचिन वर्मा ने अभी क्लास ज्वाइन की है, दुर्गेश मिश्रा भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं बेटा, मेरे में वो आया ना नोटिफिकेशन है, तो तुम लोग किसी वक्त ज्वाइन करो, लेकिन ज्वाइन जरूर किया करो क्लास, क्योंकि जो चीज यहाँ पढ़ा दी जाएगी ऑनलाइन क्लास में वो आपको फिर वही प्रॉब्लम आएगी जब आप बाद में कहोगे कि मैडम जी दोबारा रिवाइज कर दीजिए ना। तो क्लास जरूर किया करो, किसी की भी क्लास हो इसको रिवाइज जरूर किया करो, अटेंड किया करो क्लास को। ठीक है, तो किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? हम अटेंडेंस लिंक आपको भेज दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज आप लोगों को और बतानी थी कि हम लोगों का ना यूट्यूब चैनल में अपलोडिंग के लिए बोला गया है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो, आप अगर किसी का लेक्चर छूट गया है ना तो आप उसे